योगा और मेडिटेशन, उन दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? तो मुझे ये नहीं समझता है कि ध्यान और योगा कुछ अलग चीज़ है, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे है? क्योंकि मैं जबरदस्ती बोलता है। दुख का बात है, यहाँ सब अंग्रेज बनना चाहता है। जॉश टॉक्स, वो पहले अंग्रेजी में था। जोश टॉक, yes. मैंने उन लोगों को मदद किया पूरा रीजनल लैंग्वेजेस में। पहले वाला हिंदुस्तान जब आप आए थे और अभी के हिंदुस्तान में क्या फर्क है? इतना ज़्यादा गरीबी है कि आप जब ट्रेन स्टेशन में जाएंगे 10-15 ऐसे परिवार मिलेगा ना जो कभी प्लेटफॉर्म से हटा नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश है। तो ये हिंदुस्तान का एक मजबूरी है। और नेटी यहाँ बोल रहा है आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी चुनाव हुआ और हंसने का बात है कि ऑपोजिशन लगता है कि वो जीत गए, सरकार लगता है कि वो हार गए। बहुत सारे नेता हर एक पार्टी में बकवास होता है, वो तो सही बात है। जाके मिलो, देखो वो आपका सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहे तो हटाओ उसको। आदमी वहाँ ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन अच्छा है हिंदुस्तानी अच्छा नहीं, वहाँ चालन $500 काटेगा ना। ज्ञान है, अच्छा पैसा है, लेकिन रात में नींद नहीं आता है, इंसोम्निया में रहता है। क्या रीजन है यंग एज के बच्चों का शिफ्ट होने का विदेशों में? करप्शन बहुत है कनाडा में वीजा बनाना में। बैन, वी शुड बॉयकॉट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स। दो देश अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए। और मैं जनरलाइज बात करते क्यों? हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अपने हिंदुस्तान की मुलाकात को थोड़ी सी विदेशी नज़रों से दिखाना चाहेंगे कि विदेश क्या सोचता है हिंदुस्तान के बारे में। आज मेरे साथ हैं चार्ल्स थॉमस, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हैं। मतलब उनका खुद का अकाउंट फेमस नहीं कर रहा है उनको, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के अकाउंट से उनके पॉडकास्ट और ये सब रिलीज़ हो चुके हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, सनातन के ऊपर भी बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट लगा जब आप इंडिया आए? ज़्यादा जो अंग्रेज जो बहुत साल से, मतलब 1940s जो मैं समझता है वो जो आ रहा है ना, सबसे बड़ा दरवाजा है इस देश का है योगा। योगा सीखने के लिए आता है। और कुछ लोग वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग योगा के लिए आता है। तो और जो थोड़ा सा योगा सीख लेता है उसका लाभ उठाता है, अच्छा लगता है, फिर आगे हिंदुस्तान की संस्कृति का थोड़ा उनको जानना लगता है। ओके, तो योगा और मेडिटेशन, उन दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? नहीं तो असली क्या है ना, जब आप योगा बोलते हैं ना तो इसके जैसे मैं रोज सवेरे, अभी नहीं क्योंकि मैं छुट्टी में है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान घूम रहा है, लेकिन मैं जब अपना घर जाता है ना सिडनी में, और मैं 1-2 महीना, तो मैं रोज सवेरे साधना करता है। और साधना क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान। आसन मतलब हम पोस्चर करते हैं ना कि शरीर को ठीक से बना करके कि मैं स्टेट में बैठ सकता है बिना हिल करके और कोई टेंशन नहीं। फिर प्राणायाम मतलब मैं अपना सांस को ईडा पिंगला सुषुम्ना, मतलब उसको बैलेंस करते हैं कि जब मैं ध्यान करेंगे ना तो ध्यान वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि सुषुम्ना चल रहा है, स्वर योग। और फिर ध्यान का मतलब है आँख बंद करके पूरा शरीर स्थिर करके सांस को धीरे धीरे करके, और फिर ये ध्यान हो गया। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान। तो मुझे नहीं समझता है कि ध्यान और योगा कुछ अलग चीज़ है। योगा एक टूल है ध्यान को पहुंचाने के लिए। ओके, तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे है? क्योंकि मैं जबरदस्ती बोलता है। दुख का बात है, यहाँ सब अंग्रेज बनना चाहता है, बाकी विश्व में बदला रहा है, अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है। अभी मैं इस साल पहले बार यूरोप का चक्कर लगाया। कुछ निमंत्रण बहुत साल से मिल रहा है, और मैं गया है, मैं सर्दिनिया इटली में गया, तो मैंने देखा पूरा यूरोप में, मैं 5 देश गया था, मैंने देखा वो छोड़ दीजिए जो टूरिस्ट गाइड है, वो जो कोई भी विदेशी आकर के उसको मदद देता है, उससे पैसा लेता है, खींचता है ना, उसको भूल जाओ। बाकी जो जनता है यूरोप में, मैंने काय लोग को देखा, मैंने काय से बात किया अंग्रेजी में, बिल्कुल आता नहीं और बोलने की इच्छा भी नहीं है। हाँ, और मैं क्यों ये बोल रहा है, हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहता है ना, 75 साल से ज़्यादा हो गया, अंग्रेज लोग चले गए, एक छोटा सा देश वहाँ यूरोप में, फिर भी यहाँ सारा अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। क्या बात है, यहाँ इतना भाषा है ना, भाषा बहुत है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हैं मोतीलिंगो, और ये नहीं कि अमीर, गरीब आदमी को आप ही मिलेगा ना, सबसे छोटी इंसान वो भी 3-4-5 भाषा आता है। लेकिन जब आपका घर में
आपका बच्चा को अंग्रेजी उसका मातृभाषा बनाने की कोशिश करता है ना, बाकी भाषा बंद। और ऑस्ट्रेलिया आइए, यूके जाइए, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, जो अंग्रेज है, जो मातृभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है ना, उनको मल्टीलिंगुअल बोल जाओ, बायलिंगुअल, 2 भाषा बोलने में बहुत ही मुश्किल होता नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये बहुत रेयर चीज है ना, अजीब अजीब मिल जाता है 1-2, ये कॉमन नहीं है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया हर साल बहुत पैसा खर्च करता है स्कॉलरशिप्स में, यूनिवर्सिटीज में, कि सबसे अच्छा जो बच्चा है वो एशिया में जाकर के भाषा सीखेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ये बात जान गया ना कि एशिया में अंग्रेजी नहीं चलता है। अगर आपको इंडोनेशिया में रहना है अच्छा सही, तो इंडोनेशियन बोलना पड़ता है, जापान में जापानीज, चाइना में मैंडरिन, थाईलैंड में थाई। खाली हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा शहर में अंग्रेजी बोला जाता है। बिल्कुल। और मैं इसके खिलाफ में हूँ, क्योंकि मैं चाहता है कि जो गांव में जो मातृभाषा आपका हर एक प्रदेश में, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ एकदम। और देवनागरी इस्तेमाल करना, बिल्कुल। 200 भाषा से कम देवनागरी इस्तेमाल करता है। नेपाल भी देवनागरी इस्तेमाल करता है, फिर भी हम चिल्लाना पड़ता है कि सब जगह में अंग्रेजी में लिखा। किसके लिए? हमारा सुविधा के लिए। हमको भूल जाओ, अपने देश की संस्कृति को याद करो। आजकल तो बच्चों के एडमिशन भी ऐसे स्कूल में कराए जा रहे हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। हाँ नहीं, देखिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं है, जोश टॉक्स, वो पहले अंग्रेजी में था, मैंने उन लोगों को मदद किया पूरा रीजनल लैंग्वेजेस में। तो मैं आप लोगों को फैक्ट बतलाता है कि मैंने चाहता था कि एक लैंग्वेज, एक भाषा के लिए, जैसे मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, एक व्यक्ति को चाहिए, लड़का लड़की कोई बात नहीं, वो मेरे पास आएगा दिल्ली में और वो चैनल चलाएगा। हर एक बच्चा जब मेरे पास आया, सबसे पहले क्या दिखलाया कि उसका अंग्रेजी कितना मजबूत है। हमको अंग्रेजी के बारे में जानना नहीं, उसका भाषा के बारे में जानना चाहता है। और उसका क्यों? क्योंकि ये भोजपुरी वाला है, ये मराठी वाला है, ये बंगाली वाला है ना, और उसमें दम है। और मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, ये जितना बड़ा बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसा फेसबुक है और गूगल है ना, ये लोग भी ये जानता है। इसलिए वो आजकल वो हमेशा कुछ कोर्सेज कर रहा है कि आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज, और खाली हिंदुस्तान का नहीं, पूरा विश्व में भी जो अलग भाषा है ना अंग्रेजी से, वो अपना भाषा में उसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके। सो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जिस टाइम आप आए थे इंडिया में, 11 साल पहले आई गेस। नहीं, मैं आया, आप सोचिए, मैं जब आया था अगली महीना इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सामने में आप, और पूरा जो हम देख रहा है उस समय जन्म नहीं लिया। मतलब हम जिस वक्त आए हिंदुस्तान में, ये सारा टीम जो मैं देख रहा है यहाँ पर 10-15 लोग हैं, वो सब आकाश में घूम रहा है, वो हिंदुस्तान को देख रहा है कि कहाँ जन्म लेने वाला है। तो मैं बहुत गहराई से और बहुत पुराना समय से हिंदुस्तान को दिखाया। इतना पुराना है, मैं एग्जाम्पल देता आपको। यहाँ दिल्ली में रिजर्व बैंक, ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक एस्केलेटर, सबसे पहले एस्केलेटर पूरे हिंदुस्तान में लगाया। यूपी से और बिहार से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आता है उसमें चलने के लिए, हमने उसको बंद करना पड़ा। सोचिए ये इतना पुराना किस्म है। उस समय लोग मोपेड या साइकिल चलाता था, अजीब SP, DM और कोई सरकारी वाला बाबू गाड़ी चलाता था ना। हाँ, तो वो बिल्कुल अलग किस्म है, और आजकल बिल्कुल अलग। हाँ बहुत। वही मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम का जो इंडिया था वो बहुत पीछे था, अभी तो काफ़ी आगे बढ़ गया है। और ऑस्ट्रेलिया में जो इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम। तो आपने वाई यू चूज इंडिया, मतलब आपने यही क्यों सोचा कि मुझे आप इंडिया में ही जाना है, और आपको पता कैसे चला कि इंडिया भी जगह है? आपने बोला हिंदुस्तान पीछे है, लेकिन कुछ लोग जाकर करेगा। मैं एग्जाम्पल देता आपको। उस समय ठीक है, बिजली था नहीं, कभी कभी आ जाता था गांव में, लेकिन जब आप गांव में रहता था, जैसे मान लीजिए हम भी कुछ साधु लोग के साथ गांव में घूमने के लिए जाता था। लोग हम लोग को स्वागत किया, खाना खिलाया, गांव में रखा है, हम लोग हारमोनियम बजाया, कुछ योगा सिखलाया। अब ये सब बंद हो गया ना। अब ठीक है, ये नया युग है, नया के जमाना है, सबको स्मार्टफोन है, सबको अलग अलग चीज है, लेकिन मैं दोनों को पसंद है, वो पुराना हिंदुस्तान और आज का। हाँ, एक दुख का बात है कि उस समय आज में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय गरीबी बहुत था,
इतना जरा गरीबी है कि आप जब ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, अभी देखता है लेकिन ऐसा नहीं देखता है, पूरा स्टेशन में 10-15 ऐसे ऐसे परिवार मिलेगा ना जो कभी प्लेटफॉर्म से हटा नहीं है और ठीक से कपड़ा पहनता नहीं था। आजकल है कुछ गरीबी हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले का जमाना बहुत ज्यादा था, बहुत। That's why I'm asking कि why you choose India only? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं है, मैं भारत भक्त है, लेकिन मैं भारत भक्त इसलिए क्योंकि मैं पहले योगा सीखने के लिए आया था ना। Okay. और योगा मुझे इतना मदद किया है मेरे जीवन में, बहुत हमको मदद किया है। हम जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले टिकट कैसे मिला, आसान नहीं है। उस समय एक अजीब बात था, उस समय वीजा होता नहीं था, टिकट इतना महंगा था कि कोई खरीद नहीं सकता है। और पापा अमीर 2 साल हमको लगा टिकट मिलने में। हम बोला हम टॉप ऑफ द क्लास पूरे सिडनी में आएंगे, तब टिकट दो। और पापा हंस रहा था, हम किया, लेकिन योग निद्रा हम इस्तेमाल किया। एक प्रैक्टिस है हम लोग ले जाता है, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा ने शुरू किया, योग निद्रा। उसको हम इस्तेमाल करता था पढ़ाई से पहले, तो रिटेंशन और आसान होता था ना। तो मैं टॉप ऑफ द ग्रेड मिला, तो 8 हफ्ते का छुट्टी के लिए आया था। 8 हफ्ते का 1 साल बनाया, 1 साल को 11 साल, और 11 साल के बाद हिंदुस्तान बोला चलो अब समय हो गया, चले जाओ। आपने हिंदुस्तान की नागरिकता ले ली अब? अभी इसी वक्त में नहीं, क्योंकि उस समय जब हमको निकाला पूरा देश, ये 84 का बात है, सारा अंग्रेज जो सनातन धर्म, खाली सनातन धर्म वाला, आयुर्वेदिक योगा वाला, सबको नोटिस दिया। किसी को 6 महीना, किसी को 2 साल लगा नोटिस पहुंचने में दिल्ली से। गवर्नमेंट ने, हाँ, गवर्नमेंट सखाव से बहुत स्लो था, लेकिन वो नोटिस मिल गया और बोलते 2 दिन घंटे में चले जाओ, यहाँ से मत रहो। तो मेरा मन में एक विचार आ गया कि चलो आप निकाल रहे हैं, एक दिन हम वापस आकर के नागरिकता लेंगे, और नागरिकता लेने के बाद कोई भी नेता का खेल है ना दिल्ली में, हमसे मतलब नहीं है। जब भी मन है हम आ सकते हैं, जब भी मन है हम बाहर जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट का ये है ना, आना जाना। तो फिर आप कितने दिन बाद आए वापस? नहीं, तो मैं बहुत साल से आ रहा है, अपना थोड़ा सा समय निकाल करके आ रहा है। नहीं, निकालने के बाद, जब 2 दिन के पीरियड के बाद। निकालने के बाद तो मैं, आप सोचिए, एक गौरव बिहारी अनस्किल्ड लेबर 24 मैं सिडनी में पहुंच गया, कोई स्किल विल नहीं है, खाली योग आसन प्राणायाम जानता था। और मैं क्या कर रहा, तो मैं सचमुच में झाड़ू बगीचे में काम करता था, पैसा इकट्ठा करता था। जब $10,000 हो जाता था, मैं एक बिजनेस शुरू करता था, वो फेल हो गया। 3-4 बार किया, अंत में मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग बिजनेस पार्टनर बनाए। हम लोग सबसे पहले थाईलैंड का भोजन शुरू किया था सिडनी में, 1-2 और रेस्टोरेंट के साथ, और वो जम गया था, और बहुत जबरदस्त। तो इसलिए मैं थाईलैंड जाता था। थाईलैंड की संस्कृति भी पुराने हिंदुस्तान से आता है ना। बहुत सारी चीजें थाईलैंड में जो हिंदुस्तानी भी जानता नहीं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा का मूर्ति है, उसका मंदिर है, लोग ब्रह्मा जी को पूजा करता है थाईलैंड में। यहाँ नहीं, थाईलैंड में गणेश जी, बुद्धिस्ट मंदिर में जाएंगे, बड़ा बड़ा गणेशा मिल जाएगा। तो उनका जो पुराना संस्कृति वो हिंदुस्तान से बहुत अच्छा से जुड़ा गया है ना। तो वो हम कुछ साल तक किया। फिर हर बीच में जब थोड़ा पैसा मिल जाता है, मैं घूमने के लिए आता था, और मजा अच्छा लगता था। और फिर कोई बुलाया, यहाँ गुरुग्राम में रहा 4 साल, एक स्टार्टअप। सबसे पहले हम लोग मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फोन के साथ पूरा हिंदुस्तान में और पूरा विश्व में शुरू किया था, एको इंडिया। तो मैं उन लोग के साथ 4 साल। उसके बाद हम मराठी सिनेमा में चले गया, मराठी में कुछ काम किया। मराठी लोग को हमेशा एक अंग्रेज को चाहिए जो माँ पीट गोली से खत्म कर सकता है। हम बन गया। लव सीरियल्स में गए, लेकिन डायलॉग नहीं था, पीछे में बस चाय पी रहा है, और लव सीरियल्स में लड़का और लड़की के झगड़ा चल रहा है, तो मराठी लेडीज लोग को सारा मेरा चेहरा को याद होने लगा। उसके बाद फिर बॉलीवुड, उसमें भी कोई नौटंकी किया कुछ सीरियल्स में। फिर राजनीति का, तो मैं राजनीति को भी यहाँ दिल्ली से ऑटो वाला बाबू, और कुछ चुनाव पूरा देश में जा करके कौन जीतने वाला है, कौन हटने वाला है। फिर दूरदर्शन में घुस गया, भोजन और संस्कृति पर मेरा एक सीरीज है। और दूरदर्शन तो खुशी का बात है, हर 6 महीने में रिपीट करता है। बिल्कुल। अभी भी चल रहा है मेरा, हर 6 महीने में, तो खुशी है। अच्छा, आप जब उस टाइम पे आए, एक मतलब आप एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में जब आप जाते हैं, तो एक कल्चरल शॉक लगता है। इंडिया में आपको ऐसा क्या देख के कल्चरल शॉक लगा?
मेरा उम्र कम था ना, मैं 13 साल की उम्र था ना, तो जब उम्र कम है और मेरे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है ना, मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन चीज़ हमको याद है, गरीबी एक चीज़ था। और दूसरा, मैं जब कलकत्ता पहुंचा, सबसे पहले मैं कलकत्ता पहुंचा, वहाँ मैंने देखा है लोग इतना गरीब है, कपड़ा नहीं पहनता था। हेशम, ये जो गेहूँ रखता है ना, ये सब कपड़ा पहनता था। बहुत उस समय लोग बहुत गरीब था ना। हाँ, लेकिन एक पुराना अजीब लगता था, क्योंकि साधु संत को भी देखता था रास्ते में, हर एक लोग जा रहा है। और ट्रेन में हमको अभी भी याद है, गरम गरम चाय। हाँ, और एक साधु आया, उसके पास पैसा नहीं था, तो टीटी को बोला मैं आपको कुछ केला देता है, प्रसाद देता है, मुझे सीट दो। हम ये देखता, अब ये जमाना सब खत्म हो गया, अब सब इंटरनेट ना, सब ऑनलाइन है। तो वो एक अलग जमाना था, तो ये बहुत अच्छे से याद है। हाँ, हम तो कोयटी से भी मिला है बिहार, क्योंकि उस समय बिहार बहुत खतरनाक था ना। हम तो कोयटी से भी मिलता है, उससे दोस्ती करता था, तो हमसे चोरी नहीं करता था। तो अभी आप बिहार में ही रहते हैं? नहीं, मेरा बचपन बिहार में 11 साल, और मैं खुद बोलता है मैं गोरा बिहारी है। लेकिन जब से मैं फॉर्मली वापस आया है, मैं दिल्ली या बॉम्बे में 4 दिन रहा, और मुझे बहुत सारा निमंत्रण मिलते हैं संस्कृति कार्यक्रम के लिए और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं हर साल अलग अलग जगह जाता है। मैं राजस्थान, जैसे मैं हर साल अभी 8-9 साल से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करता है। अच्छा, उनका टीम में। ओके। तो मैं राजस्थान में बहुत अच्छा से जुड़ गया। वहाँ पर हम 2 साल के लिए संस्कृत फिल्म फेस्टिवल किया। मतलब हिंदुस्तानी तो कभी सुना नहीं कि संस्कृत फिल्म होता है। हम 2 साल तक उसको पूरा फिल्म फेस्टिवल बनाया था, संस्कृत वाला फिल्म। बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम। इसका अलावा इस साल में आजमगढ़ वहाँ फिल्म फेस्टिवल वहाँ पर गया, अयोध्या वहाँ पर गया। लिटरेचर फेस्टिवल इस साल में चेन्नई में बुलाया था, वहाँ पे गया। अभी सितंबर में हम वापस आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि बोध गया में ध्यान का मेडिटेशन कैंप हो रहा है, और हमको गेस्ट बनाया, बुला रहा है। तो ऐसे हम घूमता रहता है हिंदुस्तान, बड़ा अच्छा लगता है। पहले वाला हिंदुस्तान जब आप आए थे और अभी के हिंदुस्तान में क्या फर्क है? अभी युवा बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे एक खुशी का बात है, जो लोग ज़्यादा अभी उसको लेगेसी मीडिया और सोशल मीडिया, लेगेसी मीडिया अब धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा बच्चे लोग जो सनातन धर्म और अपने धर्म के साथ जुड़ गया है ना, वो उसका प्रचार कर रहा है, उसको छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं ना, रील्स। तो ये जागृत हो रहा है। तो अब क्या है ना, मैं जहाँ भी जाता है, अगर मैं मेट्रो में है, चाहे मैं रोड में जा रहा है, कोई तो हम पहचान लेता है, बोलते हैं अरे बिहारी लाल जी आपको सेवा कर सकता है। मैं कहाँ आपको पहुंच सकता है। अभी एक हफ्ते पहले एग्जाम्पल, मैं मेट्रो में बैठ गया, बगल वाला देखा, आर यू चार्ल्स? हाँ, अरे मैंने आपको सब वीडियोस देखा, आप एक काम कीजिए। बोलते क्या, ये अगली वाला मेट्रो स्टेशन में 10 मिनट के लिए रुक जाओ। तो मैं उधर गया, बोलते यहाँ का गजा का हलवा बहुत अच्छा है, मुझे खिलाया, फिर मेट्रो में बताया, और फिर चले गए। उसका नाम भी हम नहीं जानता है। ये है हिंदुस्तान। ये बहुत होता है। अभी मैं यहाँ का हरियाणा का ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने की कोशिश किया, तो वहाँ धक्का वक्का, क्या भीड़, और कुत्ता इधर भग रहा है, कुछ चल रहा है। कोई आकर गया, आर यू चार्ल्स? मैंने आपको सब वीडियोस देखे। हाँ चलो, मैं आपको मदद करेगा। बन गया मेरा लाइसेंस। तो उस टाइम पे आप, जैसे कि हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप अकेले फ्लाइट में बैठ के आ गए थे बिना पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम? नहीं, तो मैं असली क्या है ना, बचपन में मेरा उम्र 6-7 साल का, हर साल हम एक प्रदेश, मतलब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र टू दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली, हम हर साल सिडनी टू गोल्ड कोस्ट जाता था। और इसलिए क्योंकि मैं अपना जो छुट्टी होता है था, क्रिसमस हॉलीडेज इसराइलों का 8 हफ्ते का, मैं अपना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। तो मुझे प्रैक्टिस था ना हवाई जहाज में बैठ करके 2 घंटा, इसमें सिर्फ 11 घंटा था, उसमें 2 घंटा, तो प्रैक्टिस तो हो गया ना प्लेन में बैठने के लिए। लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है ना, इंडिया के जो पेरेंट्स होते हैं वो तो 11 साल के बच्चे को एक शहर में ही दूसरी शॉप तक न जाने दें। हाँ, लेकिन मैंने खाए बच्चे देखा है कि वो छोटा 15-16 साल घर से भगा, बड़ा शहर में गया, और 10-15 साल के बाद अपना बढ़िया से काम सब कुछ बनाया, और फिर जाकर के गांव में अपना लोग को मदद किया ना। तो हर एक व्यक्ति का रास्ता थोड़ा अलग है ना। हाँ, सब लोग का रास्ता थोड़ा अलग है। तो आपकी नजर में
जैसे हमारे यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बड़ा क्रेज रहता है बच्चों में कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे। आपको क्या लगता है कहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का बेटर है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, या विदेश जाता है या हिंदुस्तान में करियर काउंसलिंग का मतलब है जो भी बच्चा, लड़का या लड़के, उसका जहाँ मजबूरी है, जो करियर उसके लिए सबसे अच्छा है, चाहे वो विदेश जाएगा या यहाँ पर उसको पढ़ाई की जा रहा है, ये जनरली मैचिंग नहीं होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है हिंदुस्तान में भी और विदेशों में, वो जब यूनिवर्सिटी जाता है या कॉलेज में जाता है ना, वो रॉन्ग पढ़ाई में जाता है, वो मैचिंग नहीं है उसका स्ट्रेंथ्स में ना। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ डॉक्टर का मौका नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर को विदेश पाना बहुत कच्चा है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई कोई देश में सस्ता है, तो माँ पापा उसको भेजता है क्योंकि वो चाहता है कि वो डॉक्टर बनेगा। फिर वो अलग चीज़ है कि विदेश में जा करके उनको प्रैक्टिकल बात नहीं की जाता है ना, तो फिर यहाँ वापस आकर के जो एग्जाम है वो पास नहीं हो पाता है। तो फिर उसको देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या सिस्टम इन प्लेस रख सकता है कि जो बच्चा विदेशों में पूरा थियरी मेडिकल ज्ञान किया, आप उसको प्रैक्टिकल ज्ञान बाकी है, यहाँ पर एक कोर्स उसके लिए होना चाहिए। तो ये मैचिंग कोर्सेज बहुत जरूरी है, और करियर काउंसलिंग और साथ साथ में, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका फैमिली एक बिजनेस फैमिली, एक फैक्ट्री है, बच्चे को बाहर भेज दिया, उसको वहाँ पूरा ट्रेनिंग, और फिर वो ट्रेनिंग वापस ला करके इम्पार्ट किया। क्योंकि अभी देखिए, अभी इस साल का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है वो बांग्लादेश है। और ये कैसे हो गया? क्योंकि ये लोग साउथ कोरिया के साथ नजदीक करती है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में। तो अभी पूरा यूरोप का जो टेक्सटाइल्स, अभी ऑस्ट्रेलिया में पहले चाइना का जाता था, अब आपको बहुत सारा बांग्लादेशी हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स मिलेगा, सूट, पैंट्स, क्लोथिंग, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम्युनिकेशन, बच्चा विदेश जाकर के वापस आता है, ये चीज हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है ना। दुख की बात है कि 30-40 साल पहले पूरा साउथ ईस्ट एशिया सेम था, लेकिन बाकी वह विकास शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 10 साल से हिंदुस्तान ठीक से विकास कर रहा है, उससे पहले सड़क ठीक से नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना, एयरपोर्ट्स, ये सब, अभी ये सब जगह हो रहा है। ये 20 साल पहले होना चाहिए था ना। और ये हम माफी नहीं देता है ये नेता को जो ये सब किया कि आबादी बहुत है, कुछ नहीं होने वाला है देश में, ये बात हम नहीं मांगता है। हिंदुस्तान का अभी सबसे मजबूरी चीज है कि बच्चा सबसे ज्यादा है दुनिया का। आज हम आर्टिकल पढ़ रहा है कि चाइना में छोटा बच्चा का जो स्कूल्स है ना, कोई कोई गांव में, वो बंद होते जा रहा है, बच्चा है ही नहीं। अभी मैं सार्डिनिया में था, तो सार्डिनिया में जिस शहर में ना 600 लोग वहां पर रहता है, 600 पीपल, 600 लोग है ना, और सबका घर 200-300 साल का पुराना है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ 3, 4, 5, 6 साल का बच्चा के लिए किंडरगार्टन बिल्डिंग है, खाली है, बंद है। तो ये हिंदुस्तान का एक मजबूरी है। और नेटी यहाँ बोल रहा है आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है, वो जवाब नहीं है। आजकल ये हिंदुस्तान का एक मजबूरी चीज है ना, और उसको इस्तेमाल करने ठीक से, और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और वो होगा प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी से नहीं। लेकिन अब तो सरकारी भी बेटर हो रहे हैं काफी। नहीं, हाँ, विकास तो चल रहा है। ठीक है, अभी चुनाव हुआ, और हंसने का बात है कि ऑपोजिशन लगता है कि वो जीत गए, सगा लगता है कि वो हार गए, लेकिन सगा फिर आ गए 5 साल के लिए। हमको बहुत हंसी आ गई इसको देख करके। अच्छा, जो यहाँ की राजनीति है और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? बहुत सारे नेता, हर एक पार्टी में बकवास होता है, वो तो सही बात है। और मैं खुद लोग को बोलता है कि पार्टी पर मत चुनाव, वो जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है उस पर जाकर के मिलो। कभी आपको कोई परेशानी है, चाहे निगम पार्षद है, चाहे एमएलए है या एमपी, जाके मिलो, देखो वो आपका सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहे तो हटाओ उसको, नया वाला को बैठाओ। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जैसा हम बोलते हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में सबसे बड़ा समस्या क्या है? हवा। यहाँ का हवा, मैं अभी फरवरी मार्च में आया था ना, तो इतना खराब था, मैं कोविड में भी मास्क नहीं पहनता, मुझे मास्क पहनना का नहीं है, मुझे सीखना पड़ा फरवरी मार्च इस साल, यहाँ पर हवा इतना खराब था। और एक चीज है रोड डस्ट,
रोड डस्ट किसका है? म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, एमसीडी। अभी वो फ्लड चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट एमसीडी से पूछ रहा है कि ये जो कुछ बच्चे लोग को मिट रहा हो, ये एमसीडी में किस का नौकरी जा रहा है? किसी का नौकरी नहीं जा रहा है ना। तो मैं सोचता है शुरू से में इसका एक आसानी जवाब है। बिल्कुल। निगम पार्षद को, महिला लोग को 50% कोटा मत दीजिए, 100% कोटा दीजिए। महिला लोग साफ सफाई में ध्यान देता है, आदमी मंत्री बनना चाहता है, साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। तो मैं सबको बोल रहा है, अगले चुनाव में पार्टी को भूल जाओ। अगर लेडीज करा है कोई भी पार्टी, उसके लिए वोट दो। मैं मजाक नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने देखा है कि नहीं? घर में साफ सफाई कौन देखता है? घर से बाहर साफ सफाई कौन देखता है? महिला लोग, जेंट्स बहुत लेजी है इस मामले में। डांट सुनना पड़ता है ना, है क्या? देखिए सब मुस्कुरा रहा है, ये बात तो सही है ना। क्योंकि दिल्ली में देश का राजधानी है, और देश का राजधानी में ये जो रोड डस्ट जो सड़क में है, और जो हवा का प्रॉब्लम है, और यमुना का जो पानी है, ये ठीक कर सकता है। 30 साल पहले अगर आप बैंकॉक जाता है, सिडनी जाता है, ऐसी खराब स्थिति था। छलान खार करके उसको सब ठीक कर दिया। यहाँ अब भी नेता लोग हर एक पार्टी का छलान का शक्ति को नहीं समझ पाया। हिंदुस्तानी में खुद बोलता है, कितना भी अच्छा इंसान, कितना भी बड़ाई इंसान हिंदुस्तानी का, ऑस्ट्रेलिया जाके 6 महीना के अंदर में मॉडल सिटीजन बन जाता है। क्यों? छलान खाता है, अगर वो गलती करता है वो देने पेता है पैसा, तो पूरा अपना नियम ठुकना बंद। ये जो ठोक है ना, कितना लोग मैं चैलेंज करता है, अब आधा घंटा 1 घंटा के लिए गाड़ी में बैठेंगे दिल्ली में, और खिड़की से बाहर देखेंगे, आप तो 10-15 आदमी को मिलेगा जो गाड़ी खोलकर टोकता है। ये बंद। लेकिन ये कैसे बंद होगा? आदमी वहां ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन अच्छा है, हिंदुस्तानी अच्छा नहीं, वहां चालन $500 काटेगा ना, मतलब 5,000 रुपया ऐसे कुछ काटेगा ना। यहाँ चला काट दो, उससे पैसा खींचो, और सारे को ठीक करो, एमसीडी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लगती है कि कहाँ बेटर है? नहीं, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म चीज है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर। लेकिन देखिए 2-3 चीज अभी हिंदुस्तान का हाथ में है। एक है, देखिए सब अंबानी को गाली देता है, मैं कभी मिला नहीं अंबानी और सब कभी मिलना नहीं, लेकिन एक काम तो किया, मोबाइल फोन्स तो इतना बढ़िया से इंट्रोड्यूस किया, फिर वो डाटा चार्जेस को बहुत लो किया है। और मैंने कितना बच्चे लोग, हम भी खुद वायरल किसे, कुछ बच्चे लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उसको मदद नहीं किया, ऑनलाइन जाकर के यूट्यूब से क्या क्या ज्ञान सीख करके उसको इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया को बढ़ाया, है कि नहीं? तो अब भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है कि युवा का, इस देश का सोशल मीडिया के थ्रू से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से उसको अपस्किलिंग बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति का। और कोई भी, जितना भी गरीब है, जितना भी अमीर बच्चा, अपस्किलिंग उसमें सिस्टम होना चाहिए, थोड़ा और इसका ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है जॉब अपॉर्चुनिटी? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नौकरी नहीं करता है तो पैसा आपको पैसा देता है, और बहुत सारे बच्चे लोग असली बन जाता है। तो वो सिस्टम ठीक नहीं है ना, थोड़ा जागृत होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मैं बिहारी लोग को बहुत तारीफ देता है, उनमें दम है ना। अगर वो एक एग्जाम में हट गया, वो 5 साल तक तैयारी करेगा एंट्रेंस एग्जाम। बाकी हिंदुस्तानी बच्चा क्या करता है? माँ पापा का हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हम मिट्टी में डाल दो, पैसा खर्च करो। लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं वो तो 5 साल तक वो भी करते हैं, लेकिन वो एंट्री हो जाता है ना। हाँ, लेकिन उसका अंदर में दम है ना। हाँ। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न आता है, अभी ओलंपिक्स चल रहा है, और एक प्रश्न होता है कि देखिए हिंदुस्तान को ज़्यादा मेडल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नियम है ना कि पापा अपना लड़का को बुला के बोलता है 16 साल का, अब तुम्हारा स्पोर्ट्स बंद, देखना है हल्के से टीवी में देखो, खाली पुस्तक पढ़ाई करना है, शरीर को याद रखना है ना। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स जो और एक्टिविटीज, अगर योगा नहीं करेगा तो बच्चे लोग तो स्पोर्ट्स करना चाहिए ना, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। मैं कितना लोग जो थोड़ा ज़्यादा उम्र है, मतलब 25 से ज़्यादा है, IIT ग्रेजुएट्स है, बड़ा बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या फ़ायदा है? ज्ञान है, अच्छा पैसा है, लेकिन रात में नींद नहीं आता है, इंसोम्निया में रहता है, पेट खाना पचता नहीं है, 40 साल के बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। ये कौन सा जीवन है?
अच्छा ये बताइए कि जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं, यंग एज के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे पंजाबियों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि उनको कनाडा रहना है, यूके रहना है। क्या रीज़न है यंग एज के बच्चों का शिफ्ट होने का विदेशों में? देखिए, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कुछ रीजंस है। पंजाबी कल्चर बहुत एक्सट्रोवर्ट कल्चर है, और अभी एक रीज़न है कनाडा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो कुछ कैनेडियन एरियाज है वो पूरा पंजाबी है, और वहाँ पर ये लोग खूब पैसा बनाया है, बहुत अच्छे से रह रहा है। तो एक ये होता है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, मतलब आप कभी गाय संभाला है तो अगर गाय वहां पर रह रहा है, वो फेंस है और यहाँ से घास आप खींचेंगे ना, उसको देगा, वो आपका घास खाएगा, वहां नहीं। तो वो एक सोच है मन में ना कि यहाँ ठीक नहीं है, मैं वहां चले जाएगा। तो वो नॉर्मल सोच है, और ये आप बंद नहीं कर सकता है, ये मैनेज। हाँ, लेकिन सिस्टम्स इन प्लेस होना चाहिए, करियर काउंसलिंग होना चाहिए जब कोई जाता है, कोई आता है। कनाडा में सबसे बड़ा दुख का बात है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ कोई क्राइम्स किया है और आपको कोई पुलिस रिकॉर्ड है, कनाडा उसको पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। जैसा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बाहर से आएगा तो हम लोग वहाँ का नियम रखा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए रहेगा ना तो उसका पुलिस हिस्ट्री देखिएगा ना, अगर ये गलत काम अपना देश में किया ना तो हो सकते वहाँ वीजा नहीं मिलेगा ना। कनाडा में ऐसा नियम नहीं है लेकिन पैसे देख करके सब बन जाता है। कोविड के बाद तो कनाडा में बहुत अजीब हो गया है कि वीजा लगाते हैं लोग और वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और वो भी अननेसेसरी के रीजंस पे। कहाँ? कनाडा में? हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग पैसे देख करके उसको फिर बनाता है। करप्शन बहुत है कनाडा में वीजा बनाने में, बहुत। और अभी न्यूज़ आ रही है, ऐसा हो रहा है कि वो एयरपोर्ट पे रोक देते हैं लोगों को कि यहाँ की सिटीजन लो या फिर यहाँ के असाइलम में भर्ती हो जाओ, उसके बाद ही वो हम नहीं जानता है। वो इतना, देखिए सोशल मीडिया में और मीडिया में कभी कभी उसको ज़्यादा चिढ़ाता है। देखिए हर एक केस के बारे में थोड़ा सा उसको गहराई से देखना पड़ता है, उसका रीज़न जानना है, क्योंकि कभी कभी कुछ सही बात निकलता है ना। हर एक व्यक्ति, कभी कभी व्यक्ति भी इसमें कोई गलत काम किया है, और हो सकता है उसका पासपोर्ट में उसका उम्र ठीक नहीं है। यहाँ पर ये नॉर्मल चीज है ना कि अपना डॉक्यूमेंट्स में रॉन्ग एज और दूसरा लास्ट नेम कुछ और लगा दिया, कोई कुमार लगा दिया, कोई सिंह लगा दिया। तो वो विदेशों में नहीं जानता है ना, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान को लोग भी ये समझ में आ रहा है कि सही उम्र को लिखवाना है और सही नाम। ये नहीं है कि एक जगह मेरा नाम है राजू सिंह और वहाँ राजू कुमार और तीसरी जगह में राजू कुमार सिंह है। अभी लोग काफी अवेयर हो गए इस मामले में। तो ऑस्ट्रेलिया के वीजा का थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। देखिए जहाँ भी डेवलप्ड कंट्रीज है और जहाँ भी लोग आना शुरू किया और नियम तोड़ रहा है, मतलब जो नियम उसको दिया है कि इतना दिन रहना है फिर वापस जाना है, ये नौकरी नहीं करना है, तो नेचुरली एक सिस्टम बढ़ता जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है वीज़as का, और वो करनी पड़ा ना। ओपन बॉर्डर्स, अभी जो अमेरिका में चल रहा है, जो ओपन बॉर्डर्स है ना, कोई भी इसको भेज रहा है ना। जैसे मैं बतलाता एग्जाम्पल था, काफ़ी साल पहले लोग हस्बैंड वाइफ, जब वाइफ प्रेग्नेंट था, ये लोग ऑस्ट्रेलिया आकर के बच्चे को वहाँ, जिससे इसको नागरिकता मिलता है, तो उसका कानून को बनना पड़ा कि बच्चा अगर पेरेंट्स सिटीजन नहीं है इस देश का, टूरिस्ट है, वीज़ा नहीं है, और बच्चे वहाँ जन्म लिया ना, ये नहीं है कि उसको सडनली ऑटोमेटिकली उसको वीज़ा का राइट मिल गया ना। तो ये चीज़ बन रहा है। और जैसा देखिए आबादी बहुत है और मूवमेंट ऑफ पीपल बहुत है विश्व में, और सब लोग अलग अलग देश जाना चाहिए। जैसे आप सोचिए यूरोप में हमको आश्चर्य लगा, 12 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं जो घूम रहा है रेफ्यूजीज में। मैंने सार्डिनिया में बहुत सारा से मिला था 130, क्योंकि वो हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूरे इटली में उसको रखा गया। कोई 5 साल से रह रहा है, 7 साल से रह रहा है, हाँ, अपना घर से बाहर। काफी लोगों में कुछ बहुत ज्यादा क्रेज होता है। एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर, लोग डंकी मार के भी जाते हैं विदेश। देखिए इसमें भी आपको गलत रास्ता मिलेगा, गलत लोग भी मिलेगा, ब्रोकर्स भी गलत मिलेगा, और सही रास्ता मिलेगा और सही लोग मिलेगा, और कुछ लोग जाकर के सही रूप से गया है ना। लेकिन ये चीज ये तो सही है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसका काम है एआई को लगा करके अपना इम्प्रूवमेंट करना है। बहुत ज्यादा काम तो चल रहा है, अभी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स चल रहा है ना। जैसे मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर बात सही है,
कि कोई भी पत्रकार विदेश से जब यहाँ आ करके उसका अपना देश का पत्रकार आपके साथ कंपटीशन में है ना, तो वो वीज़ा को रिन्यू करना चाहता है, तो वो दिखाना पड़ता है कि कोई भी यहाँ का भाषा उनको सीखने का कोशिश कर रहा है। मतलब खाली वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश का जो पर्सपेक्टिव है ना पूरे हिंदुस्तान को समझ नहीं पाता है ना, गाँव वाला लोग से बात नहीं कर सकता है। तो इस तरफ को जो नया चीज़ है ना, इसमें एडजस्टमेंट काफ़ी काम बाकी है, वो करनी पड़ेगा। ओके, क्राइम पे क्या थॉट है आपका इंडिया में और विदेशों में, मतलब या ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूके ले लें? देखिए, मैं पंडित जी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं भगवद गीता का प्रेमी हूँ। भगवद गीता क्या बतलाता है कि आप अपना दुनिया बनाता है। अगर मान लीजिए मैं सिडनी में हूँ और मैं सिटी का एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में रहता है, लेकिन मैं 10 बजे रात और सवेरे 6 बजे सवेरे उससे पहले कभी बाहर नहीं जाता है, जो पी रहा है शराब गंदगी कोई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, है क्या नहीं? व्यक्ति अपना जीवन में नियम रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे ना, आप उनको कहाँ भी रखेंगे ना, वो बहुत शांति से रह सकता है और उसको झंझट। प्रॉब्लम ये होता है कि अंडर एज ऑफ 25 वो हर एक बच्चा पूरा रात जगता रहता है और दिन में सोना चाहता है, और कहाँ थोड़ा शराब वाब पी के थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स हो जाता है ना। तो ये जो रात को जो एक्टिविटी है ना, वो चीज़ में तो उसमें गवर्नेंस का नियम आ जाता है ना, गवर्नेंस का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, वही जानना चाहती हूँ कि 5 साल पहले हम लोग यूके गए थे। हाँ जी। और वहाँ पे एज सच कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, और अभी 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड गए थे यूके, तो वहाँ पे जो चाकू नहीं होता, जिसको मुशेटा भी बोलते हैं, वो दिखा के और फोन छीन लिया गया उनसे। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रफलगर स्क्वायर सबको पता ही है, जहाँ पे कितना ज़्यादा पब्लिक एरिया है, जहाँ पे कितना ज़्यादा पब्लिक रहता है रात में भी, तो वहाँ का क्राइम मतलब वो बहुत शॉकिंग था वो देख के कि यूके में भी इतना क्राइम इतना बढ़ गया है। तो ये एक राजनीति का खेल है ना, अलग अलग पार्टी, कोई पार्टी क्राइम पर फोकस करता है, कोई पार्टी बोलते हैं मैं क्राइम पर फोकस नहीं करें। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है बहुत सारा देश में वॉर्स हो रहा है, और वो जब होता है ना लोग रेफ्यूजी बन जाता है, और रेफ्यूजीज डैमेज गुड्स है, वो 3 पीढ़ी लगता है रेफ्यूजीज को ठीक होने में, इतना आसान नहीं है। और आप कोई रेफ्यूजी किसी देश से उठा करके कोई दूसरे देश में फेंकेंगे ना, उनको आपको देखभाल करना पड़ता है, उनके लिए आसान नहीं है। ये जो अपना आँख सामने में जो वो क्राइम्स जो देखा जाता है ना, छोटा बच्चा ज़्यादा उम्र तक ना, उसका बहुत प्रभाव लगता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है ना। तो अभी रेफ्यूजीज पूरा यूरोप में, अफ्रीका से बहुत सारे रेफ्यूजीज पहुंच रहे हैं ना, तो फिर उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हो सकता है वहाँ पर सुविधा है उसको खाने खिलाना, लेकिन वो जानता नहीं, तो वो चोरी करना शुरू करता है। तो ये गवर्नेंस और नियम्स, और ये फिर वापस आता है बाबू और नेता, और इसको बदलना पड़ता है कभी कभी। बट वो सीन था, वो याद करके तो ऐसा लगता है ना कि अपना इंडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है वो बात ठीक है। तो क्योंकि आप सनातन की बहुत बातें करते हैं, आपके नजरिए से सनातन क्या है? नहीं, मैं खुद कहता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि मैं कोई ज्ञान वाला बात देंगे, लेकिन सनातन मुझे क्या पसंद करता है। देखिए, मेरा पूरा रिश्तेदार ईसाई का है, मुसलमान को बहुत दोस्त है, मैं काफ़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो सनातन धर्म में ये स्पष्ट किया जाता है, अगर मेरा समझ में, कि अगर आप कोई भगवान को मांगता है और आपका प्रार्थना कुछ अलग है, मेरा भगवान कुछ अलग है, मेरा प्रार्थना कुछ अलग है, अगर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है तो आपका रास्ता भी सही है, मेरा रास्ता भी सही है। इस्लाम में और ईसाई धर्म में ये कहाँ है जो कंजर्वेटिव लोग हैं कि मेरा रास्ता सही, बाकी सब गलत है, और वो भी धर्म के अंदर में, क्रिश्चियनिटी के अंदर में और इस्लाम के अंदर में जो अलग अलग प्रकार, वो एक तो दूसरे को बोलते हैं कि आपका सही नहीं है, हमारा सिर्फ सही है। वो बात हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सनातन धर्म वाला जो सोच विचार है वो हम बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखिए ना, धर्म का नाम में कितने लोग को मारा, बहुत, हर एक धर्म के नाम पर। सनातन धर्म का भी कोई है, लेकिन ये चीज़, ये जो सोच है, वो सोच हमको बहुत अच्छा लगता है। कन्वर्जन भी तो बहुत ज्यादा चल रहा है। कहाँ पर? कन्वर्जन ये देखिए, ये तो हिंदुस्तानी का जागरूक होना पड़ता है ना। अब वीजा मत दो, लोग आ रहे हैं, मैंने काफी अंग्रेज से मिला है जो टूरिस्ट वीजा में आ रहा है, लेकिन उसका काम है कन्वर्जन। हाँ,
उसको क्यों दे रहा है? AI है, AI इस्तेमाल करो वो सब पता चल जाएगा। तो ये कन्वर्जन को हम नहीं मांगता है। हाँ ठीक है, मैं चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो भी इसको धर्म है वो बनना चाहते हैं, वो इसका चीज़ है। लेकिन किसी को जबरदस्ती, किसी को बोल रहा है कि मेरा सही है तुम्हारा गलत है, या वो हम पैसे नहीं का मांगता है। लालच, या पैसे का लालच। हाँ वो इसमें सब आ जाता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत अलग अलग रास्ता है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर वो वापस आता है गवर्नेंस। ओके, तो सनातन धर्म में आप किस भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा किसको पसंद करता है? गणेश जी का। अरे क्या कमाल है, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, दीवार है, आप आगे नहीं जा सकता है, आप उसको नमस्ते प्रार्थना करता है, दीवार हट जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो आपने गणेश जी को ही क्यों चुना? क्योंकि ये सनातन धर्म में तो इतने सारे भगवान भी अरे हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे गणेश जी को बहुत शौक है, गणेश जी का सबसे ज़्यादा शौक है। लेकिन शिव का जो कुछ गाना है और शिव का कुछ जो है ना, वो भी बहुत पसंद है। लेकिन राम मंदिर के बाद कुछ नया गाना निकला है राम का ना और वो भी राम मंदिर दिखलाता है, वो भी देखने में हमको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप गए राम मंदिर? हाँ, मैं दिसंबर गया था ना फिल्म फेस्टिवल के लिए अयोध्या। मतलब राम मंदिर खोलने से 1 महीना पहले। तो उसके बाद नहीं गए आप? हाँ नहीं, मैं हर साल जाएंगे फिल्म फेस्टिवल के लिए। हाँ तो हर Okay. साल दर्शन करेंगे राम मंदिर में। इस बार दिसंबर में भी मेरा दर्शन हो गया। हो गया? हाँ क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, मैं और जुगा से, हाँ वो सिपाही हमको देखा, अंग्रेज अंदर जाना मना है। हाँ। लेकिन एक बिहारी वाला हमको पहचान लिया, अरे बिहारी लाल जी चलो मैं आपको लेके जाता है। अच्छा, क्योंकि 2-3-4 घंटा लग रहा था अंदर जाना में ना। अच्छा, अंग्रेज जाना क्यों मना है? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? नहीं, मैं जब दिसंबर में गया था ना तो उस समय पूरा कंस्ट्रक्शन चला है ना। Okay. वो सही, वो कोई असली मंदिर था नहीं कि आप जाकर के दर्शन करो। Got आप it. अंदर जा सकते, कंस्ट्रक्शन देख सकते, थोड़ा दूर से उसका बिल्डिंग देख सकता है, तो वो तो ठीक है। अंग्रेज अंदर जाकर के कंस्ट्रक्शन क्यों देखेगा? लेकिन मैं तो गया और प्रसाद भी मिला है राम का। अच्छा, मैं सबसे लास्ट में अब यही जानना चाहती हूँ, हाँ जी। रेसिज्म, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि, क्योंकि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गई, कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत होता है। ठीक है। लोगों को देखे, इंडियंस को देखे, और काफी टाइम पे तो ये भी सुना था कि काफी इंडियंस मार दिए गए थे। तो वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं था उस समय। अच्छा, मैं रेसिज्म को नहीं मांगता है, और कोई भी व्यक्ति रेसिज्म को नहीं मांगता। अगर वो सोच, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अलग रंग है, वो अलग देश का है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात था। इसमें वो भी चीज़ इसके पीछे में जा रहा था। सबसे पहले चीज़ था कि उस समय जो प्रधानमंत्री था जॉन हावर्ड, वो हिंदुस्तान को गारंटी का यूरेनियम, और हिंदुस्तान उस समय बहुत इम्पोर्टेंट कुछ न्यूक्लियर कुछ प्रोजेक्ट्स था जिससे इसको यूरेनियम मिल गया। फिर वो हट गया। फिर जो प्रधानमंत्री बन गए केविन रड, वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ खड़ा हो गया और बोला कि हम तुम लोग को यूरेनियम नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान तो ये क्या बात है, हमको ह्यूमन राइट्स के नाम पर समझा रहा है ना, हम तुम्हारा ह्यूमन राइट्स को देखने लगता है। तो ठीक है, कुछ कुछ बच्चे लोग को तो लग गया ना, और वो भी कोई बदमाश है, कोई चोट, लेकिन उसको बोलो चलो मैं इसको जागृत करेगा कि तुम्हारा ह्यूमन राइट्स भी ठीक नहीं है ना, डोंट थ्रो स्टोन्स इन अ ग्लास हाउस ना। तो वो जागृत हो गया ना। फिर मुझे याद है ना कि एक दिन हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी बोला कि वी शुड बॉयकॉट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स। अब ऑस्ट्रेलिया के जो नेता लोग उस समय तक अगर कभी हिंदुस्तान आता था, दिल्ली या बॉम्बे, बस, और वो भी 48 आवर्स, वो भी ताजमहल सिंह में रह करके कोई बावन में जा करके निकल जाता था। अब लाइन लगे सारा, जितना कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितना जो सीनियर पुलिस सब आ रहा है, एक हफ्ता रह रहा है हिंदुस्तान को शांत करने के लिए ना। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यह था ना, एक और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। बहुत सारा बच्चा यहाँ, खाली हिंदुस्तान से नहीं, पूरा ये इंडियन सब मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल गया ना। तो वो लोग जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कर रहे थे ना, वो किसी को पैसे दे करके, उसको असाइनमेंट दे करके, अपलोड करके उसको सबमिट किया। तो कुछ वहाँ यूनिवर्सिटीज था, वो सॉफ्टवेयर डाउन किया। वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर आपने कुछ कट एंड पेस्ट किए इंटरनेट से, तो उसमें रंग आ जाएगा ना। तो सारा लोग का असेसमेंट में रंग आना शुरू कर दिया, सारा को फेल कर दिया।
अगर आप फेल करेगा तो आपका वीजा भी खत्म हो जाएगा और आपको वापस भेजेगा हिंदुस्तान में ना। तो वो बोला ये मेरा ह्यूमन राइट्स है, अब कैसा हमको फेल कर रहा है ना, तो वो भी साथ साथ में भी झगड़ हो गया ना। तो ये सब चीज एक साथ क्लैश हो गया। लेकिन बात सही है और मैं मजाक से सबको बोलता है माँ पापा को, 2 देश अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और मैं जनरलाइज बात करता है, क्यों? अगर आप वहां भेज देंगे वो वापस नहीं आएगा, वहां रह जाएगा। और ये फैक्ट है, जब ये रेसिज्म वाला चल रहा था तो यहाँ बहुत लोग घबरा रहा था, बहुत पेरेंट्स लोग अपना बच्चों को फोन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में कि वापस आ जाओ। बोले नहीं हम नहीं आएंगे, मैं खुश है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं रह जाएगा ना। हाँ, लेकिन आप एक चीज फैक्ट है और आप लोग समझ सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा है कि काफी बच्चे लोग वो सही रास्ते पर नहीं जाते हैं पढ़ाई में। आप उसको चीटिंग करेगा, किसी और मदद लेता है, तो जब पकड़ जाता है ना तो वीज़ा ख़त्म। और जब आपका वीज़ा ख़त्म और आपको वापस भेजा, आप माँ पापा और रिश्तेदार को थोड़ी बोलेंगे, आप तो और कुछ बोलेंगे कि वो देश ठीक नहीं था ना। तो मैंने काफ़ी बच्चे लोग से मिला है जिसको ये सिचुएशन हो चुका है। लेकिन हाँ, इसमें फिर भी जो मैं शुरू से बोला, करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। एक करियर पाथ हर एक बच्चे के लिए, उसका कहाँ आगे में जा सकता है, कौन सा करियर उसके लिए अच्छा है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं रिटायर्ड हिंदुस्तानी से मिलता है जो बहुत अच्छा नौकरी किया या बाबू बन गया या बैंकर बन गया, लेकिन वो खुद हमको बोलता है कि माँ पापा हमको ज़बरदस्ती इसी नौकरी में डाल दिया, अगर मुझे फिर वापस मौका मिल गया बचपन से, हम ये नहीं करने वाला था, मैं वो कुछ करने वाला था ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा सोच के विचार का बात है। ओके, सो आपका नाम बिहारी लाल कैसे पड़ा? ये बीबीसी हिंदी दिया बहुत साल पहले, मुझे नहीं मालूम था। मैं फिल्म बाजार गोवा गया था, बिहारी लोग बोले वहाँ जाओ, बॉलीवुड का सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आपको मिल जाएगा, वो पूरा विश्व का मिल जाएगा। और मुझे नहीं मालूम था कि बीबीसी हिंदी का एक नया लड़का काम मिल गया दिल्ली में, पहले बार उसको दिल्ली से बाहर, और वो कहाँ? गोवा। और वो किसी बॉलीवुड का एक्टर को नहीं मिल रहा है। तो वो देखा ये अंग्रेज क्या नौटंकी कर रहा है, तो मेरा पीछे में, और मेरे पास पैसा नहीं था और बहुत एक्सपेंसिव था मैरिज में जाने के लिए, तो मैं अपना कुछ नौटंकी कर रहा है और वो फिल्म कर रहा है चुप से। तो 2-3 घंटे के बाद मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो वो बोला मैं तो ये कोशिश करेगी 2-3 घंटे, तू कौन है? तो मैं कहा, तो मैं बतला के बचपन में ही इंटरव्यू किया ना, तो अंत में वो बोला अरे बिहारी लाल। और बिहारी लाल का नाम मतलब भगवान कृष्ण जब बच्चा है ना, और मैं खुद बिहार का है, नाम अच्छा है। और मेरा जो अंग्रेज वाला नाम है चार्ल्स थॉमसन। चार्ल्स नहीं बोलता है, चाव बोलता है। मुझे लगता है कोई चाइनीज को बोल रहा है ना, मुझे चाइनीज नहीं सुनना है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी और सनातनियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे एंड में? अगर आप कोई भी धर्म को हो ठीक है, लेकिन हैव एन ओपन माइंड, मतलब आप दूसरे लोग को रिस्पेक्ट करो। एक दूसरी चीज, जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर बहुत जल्दी गया, एक चीज आप सबका, आप इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन लेता है उनका भाषण में, एक चीज सबका पास जरूर है, उसको अंग्रेजी बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये मैंने हिंदुस्तान से और गुरुकुल से सीखा है। सेल्फ डिसिप्लिन का ये मतलब है कि जब मेरा मन में हम सोचते हैं कि ये गलत है और मैं नहीं बोलता है, मैं ये काम करता नहीं है। ये मत करो अपने जीवन में कि आप सामने को सब बोल रहा है कि मैं दारू नहीं पीता है, दरवाजा बंद करके पी रहा है। ये एग्जाम्पल है। आप अपने माँ पापा को बोलते हैं मैं शाकाहारी हूं, लेकिन जाकर के KFC रोज खा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि शराब खराब है, वो अलग बात है, ये मांस मछली खाने में खराब है, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपका अंदर में, और वो भी सनातन राम, ये भी योगा से आप सीख सकता है कि इतना मजबूत है कि जो आगे आप करना चाहते हैं आप सिस्टमैटिकली कर सकता है। मन का साथ हर दिन आप समय निकाल सकते हैं अप स्किलिंग के लिए। हो सकता है हद से पहले आप थोड़ा संस्कृत का चैंटिंग सुनता है यूट्यूब में, जिसका मन को थोड़ा शांत करता है। क्योंकि बात सही है कि अभी बड़ा शहर बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, पटना, लोग परेशान है ना, बहुत लोग हैं, बाहर जाता है धक्का देना पड़ता है जगह मिलने के लिए ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना पर्सनल जीवन में थोड़ा योगा सीख लो और थोड़ा इसको इस्तेमाल करो। थैंक यू
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, हमारे जय शो पे भारत। आने के लिए। हाँ, और मुझे हमेशा खुशी है जब हमको महिला को मिल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये एम्पावरमेंट हो रहा है ना, क्योंकि जरा पत्रकार आदमी को होता है, कभी कभी अचानक में एक महिला को मिल जाता है, तो इसलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।